नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबर से, जहां चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब बड़ी चुनौती पार्टी के सामने ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन हो। और ये तय करने के लिए शिमला में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और वहां पर एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ और ये तय किया गया कि आला कमान ही फैसला करेगा। सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुंचे, जो आज की मीटिंग हुई, और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहें उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों की उपस्थिति में हमारे AICC के सारे सेक्रेटरीज, फंक्शनरीज, सबके साथ जो है उनके सामने बैठक हुई और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है। ऑब्जर्वर्स जो है वो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल परसों तक पार्टी हाईकमान को, और उसके बाद इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। सर, विधायकों ने कौन-कौन से नाम आपके सामने रखे, क्योंकि आपने उनसे किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला। कांग्रेस की हिमाचल में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। उसके बाद अभी हमने देखा राजीव शुक्ला जो स्टेट इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने ये आपसी सहमति से ये निर्णय लिया है कि आला कमान इस बात का निर्णय ले कि हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखिए, ये जो विधायक दल की बैठक थी उसके बिल्डअप में हमने देखा कि किस तरीके की स्लोगन ईयरिंग सपोर्टर्स, पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता सब, खासकर प्रतिभा सिंह जी के जो सपोर्टर्स हैं वो बुरी तरीके से स्लोगन ईयरिंग कर रहे थे। वो ये मांग कर रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी की विरासत जो है वो कायम रहे और प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमने देखा कि सुखविंदर सुक्खू भी जब आए कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, तो उनके सपोर्टर्स भी तमाम स्लोगन स्टांट कर रहे थे। तो वो बिल्डअप हुआ, लेकिन ये डिसाइड हुआ है विधायक दल की बैठक में कि आला कमान ये निर्णय लेगा। हमें ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आला कमान ये निर्णय ले लेगा और उसके बाद जल्द ही ओथ सेरेमनी भी, शपथ समारोह भी संपन्न होगा। अब देखिए, ये तमाम चीज़ें किस माहौल में हो रही हैं। इन फाइटिंग के क्लेम्स हों, फैक्शनलिज्म के क्लेम्स हों, ये तमाम क्लेम्स अभी कांग्रेस को हॉन्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये निर्णय ले लिया जाए कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन हो। आज राजीव शुक्ला जी ने एक बड़ी और अच्छी बात कही कि जयराम ठाकुर जी ने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया मैंडेट को और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी, इस्तीफ़ा भी टेंडर किया बहुत जल्दी। तो उस बात को सराहा उन्होंने और ये कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और पोचिंग के जो तमाम क्लेम्स है वो गलत है। और इन फाइटिंग की जहाँ तक बात है तो उसके लिए अब देखिए फोटो ऑप की भी एक बड़ी दिलचस्प बात आज ये हुई कि प्रतिभा सिंह जी जो हैं वो सुखविंदर सुक्खू के बिल्कुल बगल में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रही थी, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी। तो वो भी एक अच्छी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि ये दिखाने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस यूनाइटेड है। और यहाँ तक कि राजीव शुक्ला जी ने ये भी कहा कि प्रतिभा सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा MLAs के सामने कि आला कमान निर्णय ले इस बात का, और उसका समर्थन किया पूरी तरीके से सुखविंदर सुक्खू जी ने। तो ये भी एक तरीके का संदेश है कि हिमाचल में कांग्रेस यूनाइटेड है। अब देखने वाली बात ही होगी कि आला कमान का क्या निर्णय होता है और ज़मीन पर उसका क्या रिएक्शन होता है लोगों का, क्योंकि आज हमने देखा कि कितना ज़्यादा कितना तापमान था, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था वो वाकई में बहुत बढ़ गया था, क्योंकि दोनों ही कैंप कह लें उसको, दोनों ही कैंप के सपोर्टर्स पूरी तरीके से पूरे जोश और खरोश में अपने कैंडिडेट के लिए, अपने लीडर के लिए पिच कर रहे थे। तो अभी देखना बाकी है कि आला कमान क्या निर्णय लेता है और जल्द से जल्द किस तरीके से हिमाचल को नया मुख्यमंत्री मिलता है। शिमला में कैमरा सहयोगी कनन पात्रा के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। और अब आइए महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की बात करते हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिलने के लिए महाविकास अघाड़ी के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस मुलाकात के बीच इधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात में जीत के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र से परियोजनाओं को गुजरात भेज दिया गया, क्या कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए अब क्या महाराष्ट्र के गाँव कर्नाटक को दे दिए जाएंगे? देखिए आज ये विवाद कहां तक पहुंचा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद धीरे धीरे बवाल का रूप ले रहा है।
शुक्रवार को कन्नड़ समर्थक संगठन नम्मा कर्नाटक सेना ने महाराष्ट्र के खिलाफ बेंगलुरु के गांधीनगर में महाराष्ट्र बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन, महाविकास अघाड़ी के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजधानी दिल्ली में बैठक हुई। इस मुलाकात से पहले गृह मंत्री को महाविकास अघाड़ी सांसदों द्वारा एक खत भी लिखा गया। जिस तरीके से कर्नाटका के मुख्यमंत्री की बयानबाजी हो रही है, जो वायलेंस को और तूल दे रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है, और एक तरफ महाराष्ट्र की लच्चड़ सरकार जो किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं कर रही है और महाराष्ट्र की अस्मिता पे रोज जो चोट लग रही है वो हमें मंजूर नहीं है। और ये गृह मंत्री के नेतृत्व में आता है, उनको दोनों मुख्यमंत्री को बिठाकर इसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना है। इधर उद्धव ठाकरे ने गुजरात चुनाव की जीत का श्रेय महाराष्ट्र से गुजरात गई परियोजनाओं को दिया है। साथ ही सवाल पूछा है कि क्या अब कर्नाटक में आने वाले चुनाव के लिए महाराष्ट्र के गांव कर्नाटक को सौंप दिए जाएंगे। गुजरातच्या विजयामध्ये इस साल के प्रारंभ में महाराष्ट्र से गुजरात में परियोजनाओं के स्थानांतरण ने पड़ोसी राज्य में भाजपा की शानदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। वो गुजरात इसलिए जीते क्योंकि महाराष्ट्र की परियोजनाएं वहां चली गईं और इन परियोजनाओं ने उनकी जीत में मदद की। महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात के चुनाव के लिए महाराष्ट्र की परियोजनाओं को उन्हें बेच दिया। अब क्या कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए हमारे गाँव उनको बेच रहे हैं? वेळेमध्ये जर का या महाराष्ट्र द्रोह्यांना आवरलं नाही। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 17 दिसंबर को मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकालने का ऐलान किया है, जिसमें सीमा विवाद के साथ ही राज्यपाल का मुद्दा भी गर्म रहेगा। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर किसान अब देशव्यापी प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी इसको लेकर, लेकिन कोई हल नहीं निकलने की वजह से किसान नाराज हैं। इसको लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, सरकार पर हमले किए गए। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। देश भर में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर शुक्रवार को हजारों किसान इकट्ठा हुए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई सांसद और नेता भी आए। भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा ने संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन देने का भी ऐलान किया। ऐसा है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल बंदों को आने नहीं देते। हमारी हमदर्दी, हमारी सपोर्ट और हमारी पूरी 100% उनके साथ हमदर्दी है। जो आज उत्तर प्रदेश की किसानों की बदहाली है, हालात है, वो किसी से छुपी नहीं है। किसान कमर तोड़ महंगाई से परेशान है और अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है, कर्ज में डूब गया है और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या को मजबूर है। उधर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को एक बैठक करके 26 जनवरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि अधिग्रहण और गन्ना किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले 24 दिसंबर को फिर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक होगी। भारत सरकार जिन मुद्दों के ऊपर हमारा समझौता हुआ था उससे यू टर्न कर चुकी है। लखीमपुर में हमारे किसान आज तक अंदर हैं, दोषियों को सजा नहीं मिली, गन्ना की हमारी समस्या है वो पेंडिंग है। तो इस किस्म की सारी बातों को लेकर के हमने जो मुद्दे पेंडिंग रह गए उसको 24 तारीख को यहीं पर दोबारा इसी हाल में फिर मीटिंग रखी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों पर 18 जुलाई को 26 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी में शामिल सदस्य प्रमोद चौधरी के मुताबिक अब तक 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा चर्चा के एजेंडे में ही नहीं आया है। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। तमाम सारे किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो किसान संगठन हैं वो किस तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाती हैं, ताकि जो एक सरकार ने किसानों की मांग को लेकर कमेटी बनाई थी उसका कुछ परिणाम दिखेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी को एक खास बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगला मेयर आम आदमी पार्टी का ही होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली का नया मेयर कौन होगा? एमसीडी चुनाव नतीजे के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मेयर पद को लेकर अपनी दावेदारी सार्वजनिक तौर पर रखी थी। बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय ने नतीजे आने के फौरन बाद ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली का मेयर किसका होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांटे की टक्कर में किसके पास आंकड़े होते हैं और मनोनीत पार्षद क्या फैसला करते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी से साफ कहा कि नया मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। ये तय माना जाए कि जो अगला मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा? बिल्कुल, जब उनको बहुमत मिला तो उन्हीं का होगा और साफ और स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और जो आम आदमी पार्टी का इतिहास पिछले 8 वर्षों में रहा है निगम दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में लूट और भ्रष्टाचार किया है, जिसको हमने उजागर किया था पिछले दिनों। निगम में ये भ्रष्टाचार और लूट नहीं हो, इसके लिए हम एक सजग प्रहरी की तरह इस भूमिका को निभाएंगे। दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली बने और अच्छा काम करे निगम, इसके लिए प्रयास करेंगे, सेवा के कामों को बढ़ाएंगे। दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि चंडीगढ़ की तर्ज पर दिल्ली में भी नया मेयर बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि मेयर के चुनाव में एंटी डिफेक्शन के नियम लागू नहीं होते। अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इस बयान से ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने मेयर चुनावों पर अपनी रणनीति बदल ली है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली के मेयर के चुनाव पर आम आदमी पार्टी की रणनीति पर चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में चंडीगढ़ मॉडल सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में खोखा पार्टी बन गई है। मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल की है, मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की है और ये हाउस के अंदर कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम मेयर बनाएंगे। मतलब क्या करप्शन की एक हद होती है ना, किस हद तक ये जाना चाहते हैं और ये सपने लेना बंद करें। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दी है, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली को सुंदर बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के मेयर चुनावों के लिए किसे उम्मीदवार बनाती है और कितनी आसानी से उसे जिताने में कामयाब हो पाती है। दिल्ली से राजीव रंजन और कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है, वो अपना 76वां जन्मदिवस मना रही हैं। राजस्थान में है और पूरा परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क में उनका जन्मदिन मना रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजस्थान में चल रही है। और अब आइए बात करते हैं मौसम की। चक्रवाती तूफान मेंडोस को लेकर तमिलनाडु के कुछ जिलों में आज और कल तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसी संभावना है कि मेंडोस चक्रवाती तूफान आज देर रात पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के तट से होकर गुजरेगा। इसकी वजह से चेन्नई में आज भारी बारिश हो रही है और कल भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु के कई इलाकों में आज जोरदार हवा और तेज बारिश के चलते कई पेड़ उखड़ गए।